ज्योतिष की गणना आज भी एक्यूरेट है। कमोडिटीज़ की बात होती है, MCX, सिल्वर, निफ्टी कहाँ स्टैंड करेगा, ये जो गणनाएं हैं एक एस्ट्रोलॉजर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। 2025 एक अच्छा साल था या 2026 इससे और अच्छा साल होगा? और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई ऐसा वर्ष आएगा जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होंगी, स्मूथ होंगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। कि विश्व में क्या होगा तो होती है कि विक्रमी संवत में आपका राजा कौन होगा, आपका मंत्री कौन होगा। ओके। तो जो 2082 संवत था उसमें सूर्य राजा थे। एंड सूर्य से देखा जाता है धातु कौन सी, पीली धातु सोना। दिसंबर 2026 के आसपास 1,00,000 के आसपास क्रॉस कर जाएगा। अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी कि चाइना जो है, तो चाइना ने बहुत तेजी से सोना अपने पास रखना शुरू किया है। तो चाइना के ऊपर एक गाज गिरने वाली है। चाइना ने भांप लिया है उन चीज़ों को और चाइना को पता है कि अभी गोल्ड इकट्ठा करना है। 2026 किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है? क्योंकि आई एम ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जी। तो जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो हम उनके एक गाइडलाइन देते हैं, तो ये रेशो बताई जाती है। आपने अभी कहा कि भारत जो है अब अपना टेम्परामेंट चेंज करेगा, तो क्या ये टेम्परामेंट उस वे में होगा जिस तरीके की डिमांड लोगों की रहती है कि पीओके वापस लेके आओ? घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। अच्छा, एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये नौकरियां जो जा रही हैं ये 2026 में भी जारी रहेगा? लेकिन देखिए, AI कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज हमारे व्यूअर्स से बोलिए। ऐसे कौन से उपाय हैं कि आपको ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत है? कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर उन चीज़ों को लोग कर लेते हैं तो शायद ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और अगर बिहार के चुनावों को लेकर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई जो सिक्का है वो किसका चलेगा, जो पहलू है वो किसका ऊपर रहेगा, तो आपको ये क्लिप जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रो कपूर ने बहुत प्यारा सा प्रोडिक्शन किया है। ना सिर्फ ये कि ये रिजल्ट किसका रहेगा, बल्कि रिजल्ट के बाद भी अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि भविष्य बिहार का कौन है, कौन से वो नेता हैं जो भविष्य में लालू नीतीश की जहां जोड़ी चला करती थी, तो भविष्य में अगले 20-25 साल के लिए किसकी जोड़ी चलेगी, वो दो नेता कौन होंगे। साथ ही साथ कुछ और पॉलिटिकल पहलुओं पर भी हमने बातचीत की है, डिस्कशन किया है, तो आप वो जरूर सुनिएगा। आपको पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस क्लिप को हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाइप करते हैं तो दूसरों को भी ये क्लिप देखने में मदद मिलती है। वंस अगेन देखते हैं इस क्लिप के अंदर क्या प्रोडक्शन देखने को मिली है। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, और एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ये जो महीना है, जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये नवंबर की शुरुआत का महीना है, और हर किसी की चिंता यह है कि भाई चलो जैसे तैसे 2025 के बारे में जो कुछ सुना गया, जो भविष्यवाणियां थी, साल में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अभी हमारी इंडिया की जो विमेंस टीम ने उसने वर्ल्ड कप जीता है। दूसरी तरफ इस साल में बड़े बड़े हादसे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब हर कोई जो उम्मीद लगा रहा है वो 2026 के साथ लगा रहा है कि 2026 जो आएगा शायद वो ये सारी परेशानियां लेकर नहीं आएगा। वो जो कुछ लेकर आएगा वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। देश की रणनीति के लिए 2025 भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2026 इससे और ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब हम अमेरिका को सिर्फ आंख नहीं दिखाएंगे, बल्कि विश्वगुरु बनने की तरफ का जो सपना भारत का है और जो कोशिशें लगातार जारी हैं, जो कि हमेशा से था लेकिन एक विश्व पटल पर दिखाने वाली बात है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से आगे आएंगे। फाइनेंस मार्केट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड ने जो अभी 1.25 लाख का आंकड़ा पार किया, क्या ये और ज्यादा पार करेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप लोगों को एक गाइडेंस चाहिए, एक ओवरव्यू चाहिए, एक प्रोडिक्शन चाहिए, और वो भी एक ऐसी जुबान से चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसने भविष्य के लिए पहले कई सारी प्रोडिक्शन की हों और जो सही साबित हुई हों। तो आज जब ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल पूछने थे, तो मैंने एस्ट्रो कपूर के नाम से फेमस हैं, यूट्यूब पर आप लोग उन्हें सुनते रहते हैं, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया है। तो आप स्वागत कीजिए। प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे डिजिटल जॉकी के चैनल पर। और जैसा मैंने अभी कहा कि भाई 2025 से उम्मीदें थी, कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, ऐसे ही 2026 से भी लोगों की उम्मीदें हैं। तो मेरा पहला सवाल बहुत जेनरिक और बहुत कॉमन सा है कि 2025 एक अच्छा साल था या 2026 इससे और अच्छा साल होगा? तुषार जी, पहले तो व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रही बात, आपने एक बात कही अभी अभी कि क्या 2025 अच्छा है या 2026 है। देखिए, पहले तो हमें मानना होगा कि हम मृत्यु लोक में हैं। हर वर्ष में कोई ना कोई रिफॉर्म्स जरूर आएंगे, बिल्कुल। और किसी न किसी तरीके से कोई वर्ष किसी तरह से अच्छा रहेगा, कोई वर्ष किसी और तरीकों से अच्छा रहेगा। और रही बात अप एंड डाउन, वो हमेशा लाइफ में चलते रहेंगे। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई ऐसा वर्ष आएगा जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होंगी, स्मूथ होंगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। रही बात 2025 की,
जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सूर्य का वर्ष है, गोल्ड चला जाएगा 1 लाख से ऊपर, तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था। मुझे आज भी याद है 23 जून 2023, तो उसमें एक वीडियो दिया था मैंने, अभी शॉर्ट काफ़ी वायरल है। आई मेंशन कि गोल्ड फैब 2027 को 2,40,000 टच कर जाएगा, और 2025 के भी आंकड़े दिए थे मैंने। जो ये अभी प्राइसिंग वगैरह जो चल रही है, ये प्राइसिंग ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। ओके। और गोल्ड पे ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अगले वर्ष अभी ये जो गोल्ड है आपका दिसंबर 2026 के आसपास 1,85,000 के आसपास क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए, जब वीडियो दिया था तो लोगों ने ना बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, और वही लोग आज वापस आके पूछ रहे हैं कि भी प्रेडिक्ट कैसे किया था। सूर्य का वर्ष था जिसमें 2082 संवत। व्यूअर्स के लिए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्हाट इज़ 2082। जब भी हम गणना करते हैं तो विक्रमी संवत के हिसाब से गणना होती है। जैसे मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 तक विक्रमी संवत 2082 कहा जाएगा। ओके, तभी मेरा सवाल बीच में मुझे लग भी रहा था कि शायद ये गलती से आपने बोल दिया सूर्य का वर्ष, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो आम तौर पर चलता है कि 2025 यानी कि 9 नंबर यानी कि मंगल का साल। वो न्यूमरोलॉजी से लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी तुषार बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ज्योतिष की अगर हम बात करें तो ज्योतिष में हम न्यूमरोलॉजी को हम 1% भी नहीं आंक सकते, नॉट इवन 1%। इट्स 0.000.1% न्यूमरोलॉजी। जब हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी इज अराउंड 5%। बट क्वेश्चन है ये है कि हमारे पास, हमारे देश में एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कितने? हार्डली 10, जिनमें से 1-2 को तो मैं जानता हूँ, बाकी तो पब्लिक जानती ही नहीं कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं क्या। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो ज्योतिष एंड न्यूमरोलॉजी का इकट्ठा तालमेल बनाकर बेहतरीन प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो जो आप कह रहे हैं 9 नंबर एटसेट्रा, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब भी विश्व की गणना होती है कि विश्व में क्या होगा, तो होती है कि विक्रमी संवत में आपका राजा कौन होगा, आपका मंत्री कौन होगा। तो जो 2082 संवत था उसमें सूर्य राजा थे, एंड जो सेनापति का पद है वो भी सूर्य को मिला। अब देखिए, सूर्य ऑलरेडी, जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो सूर्य से ही बात होती है। सूर्य खुद राजा हैं, और जब बात होती है मंत्री की तो मंत्री की बात होती है कमांडर की। युद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल। अब वो भी अगर आप पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सूर्य देव जी को दे देंगे, जो कि डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। आप देखें ना, सूर्य किसी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जिस दिन सनराइज होगा उसी दिन होगा नेक्स्ट ईयर भी। एग्जैक्टली। नो चेंज। सूर्य की परिक्रमा कभी भी नहीं बदलती जी। अब सोचिए, युद्धों का भी नेतृत्व आप सूर्य देव जी को दे देंगे तो वो करेंगे क्या? वो तो पूरा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिस्टम। बिल्कुल। एंड सूर्य से देखा जाता है धातुएं, कौन सी? पीली धातु, सोना। तो उसी बेस पे मैंने कहा था आज से 2 वर्ष पहले कि सोना 2025 में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, दिवाली के आसपास 1,20,000 से ऊपर चला जाएगा। उस टाइम तो आई थिंक 60-65 हज़ार के आसपास था। एग्जैक्टली, उस समय 59,000 के आसपास था। तो चला गया, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया था। अभी गोल्ड आगे और बढ़ेगा। एंड गोल्ड के बढ़ने के और भी कारण हैं, जैसे आपने कहा कि 2026 कैसा रहेगा जी। तो शायद 2026 युद्धों का वर्ष रहेगा। क्योंकि मंगल खुद सेनापति हैं 2083 संवत में। अभी जो शुरू होगा मार्च 16 के आसपास 2026 को, देवगुरु बृहस्पति राजा रहेंगे अगले वर्ष। तो कुछ चीज़ें बेहतरीन भी होंगी, कुछ युद्धों का भी वर्ष होगा। तो 2026 में युद्धों के कम से कम 20 नए मोर्चे शुरू होने जा रहे हैं। अब जब विश्व में नए नए युद्ध होंगे, नए युद्धों के मोर्चे शुरू होंगे, तो डेफिनेटली गोल्ड की कीमतें तो बढ़ना लाजमी है। और जिन लोगों को आज भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्रीज़ में जी, दुनिया में, जिन्होंने आज से 4 माह पहले कहा था, आज आई थिंक 8 नवंबर है। बिल्कुल। और उन्होंने जुलाई के आसपास कहा था कि गोल्ड का बबल फूटेगा और 70,000 आ जाएगा। तब लोगों ने मुझे ही पूछा था कि सर ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कह दी, तो अभी क्या होगा? और उसी के बाद उनको कॉपी पेस्ट करके लोगों ने ये वीडियो लगाने शुरू कर दिए कि गोल्ड 50,000 आ जाएगा। एंड आई मेंशन इन द वन ऑफ द वीडियो कि अभी गोल्ड 120 पहुंच जाएगा, अक्टूबर तक पहुंच गया। अब देखिए, आधार ये है कि आपकी अपनी ज्योतिष की गणना है। बिल्कुल। और आज भी जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं विश्व में, जो हमारे स्टॉक मार्केट गोल्ड सिल्वर की गणनाएं कर रहे हैं जी, माने नहीं माने, व्यूअर्स सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकी गणनाएं फेल हो गई हैं। लेकिन ज्योतिष की गणना आज भी एक्यूरेट है, बिकॉज आज भी जब कमोडिटीज़ की बात होती है, MCX, सिल्वर, निफ्टी कहाँ स्टैंड करेगा, आज भी
ये जो गणनाएं हैं, ज्योतिष से बेहतर एक एस्ट्रोलॉजर से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ज्योतिष में एक अलग डिपार्टमेंट है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ओके। जिसे हम मेदिनी ज्योतिष कहते बिल्कुल। हैं। तो उसी के तहत हम ये सारी रिसर्च करते हैं। ओके। अब हमारा दुर्भाग्य ये है तुषार कि जर्मन में तो इस रिसर्च को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारे देश में एक भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। सेबी के अपने रूल हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो ज्योतिषियों को तवज्जो नहीं देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कभी लॉबी बनाएं कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स की लॉबी अलग बना दी जाए, रिसर्च एनालिस्ट की अलग, उन्हें खुद मालूम चलेगा कि किसकी रिसर्च बेस्ट है। सो 2026 अगेन हम आ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति का ईयर लिया जाएगा। अब न्यूमरोलॉजी में जो भी जिसको मेंशन करना हो अगले वर्ष करते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि राजा रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। ओके। नए नॉर्म्स आएंगे, डिसिप्लिन, आपके लॉ, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव। भारत को जाना जाता था डिवाइन साइंस के लिए, लेकिन आज भी डिवाइन साइंस अगर सबसे ज़्यादा फॉलो की जा रही है तो जर्मन में। जितने भी हमारे अच्छे ज्योतिर्विद हैं जी। या जो भी संस्कृत के आचार्य हैं, मैक्सिमम जर्मन चले गए हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पे जर्मन में बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस भी है और रिस्पेक्ट भी है। और देखिए, मोर देन 11,000 यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल हैं वहाँ पर। हमारे देश में कितने हैं? एक भी नहीं है प्रॉपर ऑथराइज्ड। तो वहाँ पर अब ये चीज़ अभी भारत में होना शुरू होगी, क्योंकि शनि देव जी खुद मीन राशि पे होंगे। अगले वर्ष शनि देव जी, चंद्र, सूर्य, गुरु। अब जब गुरु और सूर्य का जो कनेक्शन बनेगा पुष्य नक्षत्र के आसपास, ये जुलाई अगस्त 2026 के आसपास बनेगा। तो और चंद्रमा कब जाएंगे उस समय मुझे डेट याद नहीं आ पा रही है, जुलाई अगस्त के आसपास ही कॉम्बिनेशन बनेगी। वो समय ऐसा होगा जब हमारी भारत सरकार इन चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े निर्णय लेने वाली है कि डिवाइन साइंस को बढ़ाया जाए। नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। जो बच्चे हमारे विदेशों में आज जा रहे हैं फॉर द बेस्ट एजुकेशन, हमारे बच्चे विदेशों में जाना बंद कर देंगे। आज भी जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट तक, पिछले 40 सालों तक लोग चले गए हैं, मृत्यु लोक को छोड़ चुके हैं, लेकिन फाइलें आज भी बंद पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर तुषार बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स बनने वाले हैं। और ये समय आप नोट कर लीजिएगा, जुलाई अगस्त 2026 के आसपास जब भी नया सत्र बैठेगा उस समय सरकार नए निर्णय लेगी। तो डेफिनेटली अगस्त या सितंबर में ही वो निर्णय लिए जाएंगे। भविष्यवाणियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सत्र कब बैठेगा, डिमांड कब उठेगी। गवर्नमेंट खुद संज्ञान लेगी इन चीज़ों। मॉनसून सत्र के समय की बात होगी लगभग उसी समय। अब देखते हैं कौन सी डेट को बैठेगा सत्र। एग्जैक्टली। तो उस समय बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम, नई यूनिवर्सिटीज़ का बनना हमारे देश में, नए नए लॉ कॉलेजेस का बनना हमारे देश में, फास्ट कोर्ट्स की व्यवस्था होना। कुछ ऐसे केसेस जिन्हें आज भी 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं कोर्ट में, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं जैसे ज़मीन जायदाद के किस्से, इनके लिए नए नॉर्म्स बन जाएंगे कि मैक्सिमम 1 या 2 माह के अंदर इन्हें क्लोज किया जाए। अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको 2 महीने के अंदर उसका पक्का इलाज कर दिया जाए। इलाज ही कहूँगा मैं, ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हर एक मतलब जो भी कानून किसी ने तोड़ा हो उसके ऊपर नए नए कानून अगले वर्ष बनेंगे। बड़े चेंजेस आने वाले। ठीक है। आपने भी बीच में कहा था सोना जो है वो बहुत मतलब 2 लेवल होते हैं। सोना जब भी डिमांड बढ़ेगी सोना महंगा होगा। दूसरा, दुनिया में जब भी वॉर की सिचुएशन, टेंशन क्रिएट होगा, सोना तब भी बढ़ेगा, तब भी महंगा होगा। अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी कि चाइना जो है वो चाइना ने बहुत तेज़ी से सोना अपने पास रखना शुरू किया है, खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से सोने के गोल्ड के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाइक किए थे। चाइना जब भी ऐसा कुछ करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोविड से पहले की भी बात हो, तो ये माना जाता है अंदर खाने की भाई कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कुछ ना कुछ देख रहा है, कोई ना कोई टेंशन भाप रहा है। तो आपको लगता है उस मोर्चे पर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो सकती है 2026 में चाइना के बॉर्डर पर? देखिए, चाइना ऑलरेडी जैसे वियतनाम वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनका बहुत सारे, हांगकांग वगैरह एटसेट्रा, तो चाइना पूरे तरीके से अपने जो भी इनके कॉन्टिनेंट्स हैं या जो छूट रहे हैं या जिनमें कोई अभी भी मतभेद चल रहा है, मंगोलिया वगैरह में आज भी टेंशन बनी हुई हैं, ये पूरे तरीके से कैप्चर करेगा। और चाइना को पता है कि यूएस से 2026 में, क्योंकि चाइना की कुंडली को अगर हम देखें तो 4th हाउस में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, कनेक्टेड विद द 8th हाउस। तो चाइना के ऊपर एक गाज गिरने वाली है, जैसे कि अभी यूक्रेन को इन्होंने तबाह कर दिया यूएसए ने और रशिया ने मिलकर। और सोचिए कि वो कहते हैं ना, जब आप मूवीज से किसी को उठाओगे, प्रेसिडेंट बनाओगे, और जिस राजा को ये नहीं पता कि एक देश का एक नागरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस व्यक्ति की वजह से पूरा देश ही खाली हो गया,
तो चाइना ऐसा नहीं है। चाइना में हर एक जो वहाँ पे पब्लिक है उसकी वैल्यू है। तो चाइना को पता है कि कुछ बहुत बड़ा चाइना के अगेंस्ट होने वाला है, यूएसए ही करने वाला है, नाटो मिलके कुछ प्लानिंग कर रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। चाइना ने भांप लिया है उन चीज़ों को, और चाइना को पता है कि अभी गोल्ड इकट्ठा करना है, और यूएसए कुछ और करना चाहता था, लेकिन डी डॉलराइजेशन, इसके ऊपर मैंने आज से कोई 1 वर्ष पहले वीडियो दिया था, आप देखते जाइएगा। अचानक ही ऐसा समय आएगा 2026 में, अब उसके मेरे बारे में मेरी गणना चल रही है कि कब वो डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि यूएसए का ये जो बबल है अभी स्टॉक मार्केट का, वहाँ पर ये फटने वाला है। क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ऑलरेडी बबल बना हुआ है। और अभी जैसे आज 8 नवंबर है, 23 नवंबर के आसपास योग बने हैं कि यूएसए में कुछ भूचाल आने वाला है स्टॉक मार्केट को लेकर। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। चाइना से हम थोड़ा सा यूएसए में शिफ्ट हो गए, बिकॉज इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। बिल्कुल। 23 नवंबर को बुध वक्री होने वाले हैं। ऑलरेडी वक्री नवंबर 9 को हो जाएंगे। आज 8 नवंबर है, कल 9 तारीख को वक्री होने वाले हैं। तुला राशि में वक्री होंगे, तराजू। अब बात चलेगी तोलने वाली। और सबसे बड़ी समस्या है कि 3 ग्रहों का इकट्ठे वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति जो कि 7 नवंबर को वक्री हो चुके हैं, और शनिदेव जी 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, और 9 नवंबर को बुध का वक्री होना, और ये 3 ग्रहों का वक्रगत और तराजू पे आ जाना बुध का। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन भारत में, विश्व में 23 नवंबर के आसपास स्टॉक मार्केट में कोई बड़े करेक्शंस, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने जो शेयर्स थे कोई 3,000 रुपये तक पहुंच गए हैं, अचानक ही वो बबल फूट के लोअर सर्किट पे सर्किट नीचे लगते चले जाएंगे, एंड शेयर्स 90% तक करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। यानी कि नवंबर के एंड तक आप ये मानकर चलिए कि स्टॉक मार्केट जो है एक बड़ा क्रैश देख सकता है, लोअर सर्किट पे आ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एक बिहेवियरल तौर पर देखूं तो गोल्ड वाली बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि गोल्ड हाइक होगा, तो अगर इधर क्रैश देखने को मिलेगा तो गोल्ड हाइक होने के बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं। एक्चुअली और भी है ना तुषार, अभी खप्पर योग का भी निर्माण हो चुका है नवंबर में। ये क्या है? खप्पर योग एक देयर इज अ वे ऑफ एक योग है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो अभी एक कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, वरना व्यूअर्स हमारे बोर हो जाएंगे कि खप्पर योग अगर हम समझाने बैठ गए कि खप्पर योग का निर्माण कैसे होता है। अब ये खप्पर योग गोल्ड को बढ़ाएगा, एंड स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। रही बात चाइना की, चाइना भांप चुका है। चाइना गोल्ड इकट्ठा चाइना ने करना शुरू कर दिया है, भारत ने भी करना शुरू कर दिया है, और रशिया भी गोल्ड इकट्ठा रशिया ने भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ को पता है कि 2026 में बड़े बड़े युद्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात है तुषार, भारत इन युद्धों में कूदेगा अगले वर्ष। कोई आए या ना आए, कोई न्योता दे या ना दे। अब ये वो भारत नहीं है कि आप हमारे ऊपर पत्थर मारेंगे और मोदी जी कहेंगे कि हम गोला मारेंगे। नहीं, अब हम गोला ही मारेंगे, हम पत्थर आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब मंगल एक तो मंत्री होने वाला है नेक्स्ट ईयर, एंड हमारी भारत की कुंडली में मंगल बैठा है 3rd हाउस में, वेरी डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। एंड मंगल की महादशा चली है, मंगल में राहु का अंतर आना है, राहु मंगल के नक्षत्र का है, लगन में बैठा हुआ है, तो अपने युद्ध तो करेंगे हम। अच्छा, आपने जो बात कही इसमें हर व्यूअर के मन में एक सवाल आएगा सीधा ये सुनते हुए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी शांति हो गई, उसके बाद लोगों को लगा कि ठीक है हमने थोड़ा एक टेम्परेरी इलाज कर दिया पाकिस्तान का, और अभी शायद अब थोड़ा शांति रहेगी कुछ साल। अभी बीच में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट आए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। जहां पर भी हमें लगेगी गतिविधि हम वहां पर फिर से एक बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फिर लोगों का एक और सवाल आता है कि अरे जब कर ही रहे हैं तो पीओके वापस ले आए, जो कि इतना ईजी नहीं है। आपने अभी कहा कि भारत जो है अब अपना टेम्परामेंट चेंज करेगा, तो क्या ये टेम्परामेंट उस वे में होगा जिस तरीके की डिमांड लोगों की रहती है कि पीओके वापस लेके आओ? एक्चुअली तुषार, ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि पीओके को अंदर ले आए? ये लोग वो हैं जो जियोपॉलिटिक्स समझते नहीं जी। ये वो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, गलतियां निकालते रहते हैं कि मोदी जी ने ये गलत कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी को नए नए नामों से बुलाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का नेतृत्व तो कर नहीं पाते हैं, घरों में बैठे हुए हैं, अपनी छोटी सी जॉब तो चला नहीं पाएंगे, अपनी फैमिली तो चला नहीं पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से, ऐसे लोगों को मेरी बातें बुरे भी लग रही हैं, लेकिन ये सच है। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। आप एक देश की सत्ता पर बैठिए,
तब आपको पता चलेगा कि दुनिया चलेगी कैसे। इतना आसान नहीं होता युद्ध करना। इसको मैं अलग तरीके से भी कहूँगा। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, जैसे आपने कहा मेरे प्रेडिक्शंस, मैंने अप्रैल 2025 को प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी, युद्ध के हालात बनेंगे। जी। बने। उस समय मैंने ये भी कहा था कि डिफेंस के शेयर्स डबल हो जाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं वो मेरे वीडियोस पे हमेशा नज़र रखते हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो चीज़ें उस समय हो जाएंगी। बट ये नहीं मालूम था कि पहलगाम जैसा मुद्दा बनेगा, उसकी वजह से स्टॉक्स हमारे ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत दर्दनाक घटना थी। बिल्कुल। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ मई में। अब जो ये लोग घरों में बैठे हैं, जो ये बातें कह रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है, सितंबर मिड 2025 को फिर शुरू हो चुका है। एंड आई प्रेडिक्टेड दिस इन May 2025। अब मुझे मालूम है व्यूअर्स कहेंगे नहीं जी ये तो कोई शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मिसाइलें गिरती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना पाकिस्तान में। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि वीडियोस हमारे नहीं आए, हल्ला नहीं मचा, फाइटर प्लेन नहीं गए, ब्रह्मोस नहीं गिरी। अब कुछ बातें हम देश के नागरिक हैं, खुल के नहीं कह सकते। बिल्कुल। युद्ध पहले से बड़े तरीके से जारी है। कोवर्ट ऑपरेशंस भी दुनिया में होते हैं। एग्जैक्टली 4 दिन में जो धमाका किया, उससे बड़े धमाके अभी हो रहे हैं। जो लोग समझदार हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें समझते हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल समझते हैं, किसी देश को तबाह कैसे करना है, चाणक्य नीति क्या कहती है कि किसी देश को तबाह करना है तो उसके किनारों को तोड़ना शुरू करें। एग्जैक्टली। तो वो किनारे टूटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी घर में बैठ के समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ये वो न्यूज़ पढ़ते हैं, जब मीडिया में न्यूज़ आती है 1 घंटा न्यूज़ चलती है, 2 मिनट की न्यूज़ मिलती है। बिल्कुल। वो क्या होता आ रहा है, आता कुछ भी नहीं है। इन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि बैठ रहे कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आज के डेट में अच्छे अच्छे वीडियोस देते हैं और मंथन करते हैं सुबह सुबह, या तो न्यूज़पेपर पढ़ लें। जब कड़ियाँ जोड़ेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि जो 4 दिन में हुआ था वो कुछ भी नहीं था, वो भारत का ट्रेलर था। लेकिन जो अभी हो रहा है वो बहुत बड़ा है। वो ठीक है। और छोटा सा एक बता भी देते हैं व्यूअर्स के लिए। अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हो गया, GPA, बलोच आर्मी एट्सेट्रा सब इकट्ठे हैं। एग्जैक्टली। और उनकी कमांडो फोर्स पाकिस्तान में घुसनी शुरू हो गई है। भारत की आर्मी अफगानिस्तान में, उनको युद्ध की शिक्षा दी जा रही है, एयर बेस कैसे मैनेज करना है, एयर के युद्ध कैसे लड़ने होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें समझ गए होंगे व्यूअर्स। बिल्कुल। अब नहीं भी समझे तो बेटर थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, लेकिन कुछ बड़ा हो रहा आपने है। जो बात की चाणक्य नीति वाली, कहीं ना कहीं वो चीज़ क्रिएट की जा रही है। अब देखिए एक बात और भी है। मैंने 29 मार्च 2025, या डेट मुझे याद है, मैंने तब वीडियो दिया था कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट हो जाएगा। इसमें भी लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया थी। लोगों ने अटैक करना शुरू किया था मेरे वीडियोस में कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान नहीं, यूएसए भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छे संबंध थे उस वक्त। बहुत अच्छे संबंध थे। और मैंने बोला था कि यूएसए अचानक ही भारत के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी रणनीति लड़ाएगा या कूटनीतिक तरीके से भारत को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, तो उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, यूएसए तो भारत का परम मित्र है। बिल्कुल। देख लीजिए क्या हुआ उसके बाद। और ये अभी क्योंकि वो गुरु उस समय चल रहे थे अतिचारी स्थिति में, और जब भी 12 वर्ष में स्थिति हुई है, हर 12 वर्ष में अतिचारी स्थिति में गए हैं, तब यूएसए भारत के अगेंस्ट हुआ है। हुआ कुछ भी हुआ। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अंदर जाओ, POK को ले आओ, तो शार हमारी भारतीय आर्मी को मात्र 2 घंटे चाहिए POK के कैप्चर करने के लिए। वो भी कोई भी भारतीय, हमारा जो भाई है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, आर्मी वाला योद्धा, एक बार भी आहत नहीं होगा, फिर भी 2 घंटे में ये कैप्चर कर लेंगे। बिल्कुल। अब देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान को चुटकियों में बांग्लादेश बना दिया। कोई आहत हुआ था उस समय? कोई नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमारे सारे कमांडो गए, मारकर वापस भी आ गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये नहीं समझते लोग कि युद्ध जीतना और POK को कैप्चर करना कोई बहादुरी नहीं है। POK को कैप्चर करते करते अगर हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गए, एग्जैक्टली, दुनिया ने अगर हमारा तिरस्कार कर दिया, तो हम तो जीत के भी हार जाएंगे, कई साल पीछे चली जाएगी भारत की स्थिति। अब वही तो कह रहा हूँ, ये जो लोग घरों में बैठे हैं ना, इनको ये नहीं पता। इनको भी पता है कि ब्रह्मोस है, फाइटर प्लेन अच्छे हैं, हम सक्षम हैं, लड़ सकते हैं। भाई लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई ऐसे करो ना कि किनारों को तोड़ो धीरे धीरे। वैसे तो युद्ध ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहते हैं कोई भी युद्ध हो, युद्ध करने वाला और जिस पर किया गया वो दोनों ही देश 10-10, 20-20 साल पीछे चले जाते हैं अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर हम देखें। तो शायद बहुत ना अच्छी हो बात तो कही बेहतर आपने। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के किंग मोदी जी जी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं।
हमारे देश की महादशा 3 सितंबर 2025 को मंगल की आ मंगल चुकी की है। शुरू हो चुकी है। 7 वर्षों तक चलेगी। बिल्कुल। युद्ध तो होंगे, और कोई करे या ना करे, हम खुद युद्ध करेंगे। अब वो वाला भारत तो नहीं रहेंगे कि भाई हम कुछ होगा तो हम यूएनए के पास चले जाएंगे, जो 2014 से पहले होता था। रोते रोते हमारे प्रधानमंत्री चले जाते थे कि सर बचाइए, हमारे साथ ये हो गया है। अब आप थोड़ी सी अगर मीटिंग भी करेंगे कहीं और कहीं भनक भी लग जाएगी तो एयर स्ट्राइक पहले होगी, बिल्कुल। आपकी मीटिंगें होने नहीं दी जाएंगी। यही तो है मंगल का प्रभाव। तो अगर हम ये कहें कि 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे, देखिए अब जाएं नहीं जाएं, युद्ध तो होगा, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा, बहुत कम, नाम मात्र का। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि आने वाले समय में कोई बड़े युद्ध होंगे, भारत को नुकसान नहीं होगा, नहीं, बोलना गलत होगा। नुकसान तो होते हैं। अच्छा, एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एआई के आने से बहुत सारे फायदे भी हैं। हमारा आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके के फायदे लेते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट, जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा कि बड़ी बड़ी नौकरियां जा रही हैं। 14,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया एक कंपनी के अंदर। बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज में हम देख रहे हैं लगातार ले ऑफ चल रहे हैं। क्यों? ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन की वजह से। 2026 या 2027 या 2028 जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, एआई जो है और ज़्यादा तेज़ होता जाएगा और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये नौकरियां जो जा रही हैं ये 2026 में भी जारी रहेगा? और अगर ये जारी रहेगा तो एक तरीके से तो ये लोगों के साथ गलत ही है, फिर उनके पास क्या पॉइंट बचेगा खुद का सर्वाइवल के लिए? जब एआई की बात होती है तो हमें पुराना वो महाभारत रामायण काल याद आ जाता है, जब माया युद्ध लड़े जाते थे। जी। एंड टेक्नोलॉजी उस समय आज से ज़्यादा हाई थी, लेकिन नहीं समझते हैं लोग। उस समय कम्युनिकेशन का जो जरिया था बहुत ही हाई टेक था। बिल्कुल। तो यही तो है वो एआई कि माया जाल। आज तुषार जी के ऊपर अब कुछ एडिटिंग की जाएगी, मेरा चेहरा लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर पता भी नहीं चलेगा। आम आदमी तो पहचान भी नहीं पाएगा डीप फेक। कि आप हैं या मैं हूँ, नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एआई। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में एआई की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मैनुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। रही बात जॉब्स की, इसके ऊपर भी आएंगे। तो सर, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं या मैनुअल गाड़ी चलाते हैं? देखिए, आज भी मैं भी जैसे मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ, ऑफ रोडिंग करता हूँ मैं, तो मेरे पास मैनुअल मशीन है जी। क्योंकि हमें ये पता है कि जब ऑटोमेटिक गाड़ी बनती है, आई नो कि व्यूअर्स सोच रहे होंगे कौन सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो आपका डिज़ाइन होता है गियर वाइज, तो आपको पता है कि आरपीएम जो है ऑटोमेटिक में बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए गए हैं, आइट्रेशन सेट होता है उसका। लेकिन मैनुअल में यू डोंट नीड टू, सिस्टम नहीं चलाएगा आपको, मशीन आपको नहीं चलाएगी, आप मशीन को चला रहे होंगे। अब देखिए, जब आपकी मैनुअल मोड पे गाड़ी है, कोई ऑटोमेटिक है, अगर ऑफ रोडिंग करनी होगी तो मैनुअल आज भी ज़्यादा कामयाब है, चाहे उसका टॉर्क कम भी क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगा। यस, अगर जिसके पास ऑटोमेटिक भी है, वहाँ पे आपने देखा 2 पैडल शिफ्ट बटन होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑफ रोडिंग में कि आपको पैडल शिफ्ट में मैनुअल गियर पे चलना पड़ता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि, सेम एग्जांपल में अभी एआई में व्यूअर्स सब कुछ समझने वाले समझ गए होंगे, मैनुअल मोड मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल। ऑटोमेटिक कभी भी मैनुअल को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक मशीन होने के बावजूद भी वहाँ पे पैडल शिफ्ट क्यों दिया गया है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं गाड़ी फंस जाती है, आपकी खुद को नहीं निकाल पाती है, देन यू नीड टू स्विच ऑन द मैनुअल मोड। अब आपको देखिए एग्जांपल मैंने दे दिया। रही बात एआई की, आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ समय पहले, आज से अराउंड 1.5 वर्ष पहले जी। लोगों ने क्या किया था, एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से लोगों ने गूगल से ही एआई के थ्रू कंटेंट बनाना शुरू किए, आर्टिकल बनाने शुरू किए, टॉप 10 पे आने शुरू किए। गूगल का एक पांडा का अपडेट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जिन्होंने भी एआई के तहत अपने डॉक्यूमेंटेशन की थी, टॉप 10 एसईओ में आ रहे थे, इन्हें पांडा अपडेट डाउनग्रेड कर दिया। लोगों के बिजनेस तबाह हो गए थे 1.5 वर्ष पहले। पीछे गूगल ने एक नया रिफॉर्म निकाल दिया कि अभी आप कर सकते हैं। 3 माह पहले आया था ऐसा छोटा सा अपडेट। तो गूगल वहाँ बैठा हुआ है, आप यहाँ बैठे हैं। पहले तो हम भारतीयों की बात करेंगे, क्योंकि पहले हम अपने लोगों की बात क्यों ना कर लें। बिल्कुल। आज भी अभी लोग फिर रिलक्टेंट हो गए हैं कि कोई बात नहीं, हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है और कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है, जाइए गूगल पे कुछ डालिए, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका आर्टिकल बना लीजिए। देखिएगा अभी मार्च 2026 के बाद फिर गाज गिरेगी, सारे के सारे आर्टिकल, वेबसाइट्स लोगों की ब्लैक लिस्ट कर दी जाएंगी गूगल के द्वारा। ओके। तो देखिए, जो मैनुअल चीज़ है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। रही बात एआई की, एआई को मैं डिनाई नहीं कर सकता, एआई की ज़रूरत है आने वाले टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें,
थल जल वायु हर जगह पर, लेकिन हर चीज़ के एक वो कहते हैं नुकसान और फायदे हैं, डिनाई नहीं कर सकते। जैसे माया युद्ध की बात करते हैं, जब मेघनाथ ने माया युद्ध लड़ा था हनुमान जी के साथ, बिल्कुल। काफ़ी लगातार कामयाबी भी मिली थी उसको, लेकिन हनुमान जी ने तोड़ा था ना मेघनाथ के माया युद्ध को। तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जो कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेघनाथ के साथ माया युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तो मेघनाथ कामयाब हो जाते थे, और हनुमान जी के आगे कोई शक्ति नहीं चली उनकी। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रही बात उन लोगों की जिनकी जॉब जा रही हैं, उनके लिए कि मेरा मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि थोड़ी सी पढ़ाई करें, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अवेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर भी, इनफैक्ट आई एम IT प्रोफेशन, मैं आज भी हर दिन 15-20 मिनट डेली पढ़ाई करता हूँ AI के बारे में भी, और ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, करना पड़ेगा। और लेकिन आप मैनुअल मोड छोड़िए मत, आप भले ही मैनुअल गाड़ी चलाइए लेकिन ऑटोमेटिक कैसे चलती है ये भी सीख लीजिए। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडिक्शंस हम देखते रहते हैं, दूसरे पॉडकास्ट में भी या दूसरे गेस्ट आए उनसे भी बातचीत हुई बॉलीवुड को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर या ये OTT सेक्शन को लेकर मैं बात करूँ। बहुत कुछ ये कहना था कि भाई ये जो साल दर साल आगे बढ़ेगा ये बॉलीवुड के लिए खासकर ज़्यादा अच्छा नहीं है, OTT प्रमोट होता जाएगा। ये पिछले साल के प्रोडिक्शन में भी हमने सुना था और हमने देखा भी इस साल। लेकिन आपकी रिसर्च क्या कहती है, ये जो फिल्मों को देखने का एक नज़रिया लोगों का है कि बड़े पर्दे पर थिएटर्स हैं, टॉकीज़ हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, पहले से क्रेज़ थोड़ा सा लोगों का वहाँ कम हो गया, OTT पे शिफ्ट हो गया, ये जारी रहेगा या यहाँ पर भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे? 29 मार्च 2025 शनिदेव जी मीन राशि में आए थे जी। उन्हीं दिनों में मैंने प्रेडिक्शन दी थी। इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज, जी, ऑल मीडिया, ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे आप और मैं भी ये पॉडकास्ट क्यों ना कर रहे हो। उस समय मैंने बताया था कि शनिदेव जी मीन राशि में आ गए हैं, जैसे जैसे मूवमेंट होती चली जाएगी, रेवती नक्षत्र के एंडिंग पॉइंट पे होंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, वही चीज़ें चलेंगी, उन्हीं लोगों को कंटेंट चलेगा जिन लोगों के पास कुछ ज्ञान है, जो कुछ डिलीवरेबल समाज के लिए दे सकते हैं। ये नहीं कि आप करने के लिए, कंटेंट चलाने के लिए कुछ भी करते रहें, कुछ भी करें। और रही बात बॉलीवुड की, आप चाहे यूट्यूबर ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, शनिदेव जी मीन राशि में आए हैं, जस्टिस के देवता हैं, गुरु की राशि में आए हैं जी, मरकरी के नक्षत्रों को भी कैच करेंगे, अपने नक्षत्रों को भी ट्रांजिट कर रहे हैं अभी जी। तो अभी आने वाले समय में तुषार वही चीज़ें चलेंगी जो रिलेवेंट होंगी। पहले लोग कुछ भी वीडियो डाल रहे थे, जस्ट कंटेंट चलाने के लिए कंटेंट चला रहे थे, लेकिन अब ना वो वक्त निकल जाएगा। आप देख लीजिएगा, जैसे ही 2026 का लास्ट क्वार्टर आएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स खुद ही हट जाएंगे। ओके। और रही बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा, आपसे सवाल कर ही लेता हूँ जब बात चली है तो। बीच में लोगों ने ये भी कहा कि जो पॉडकास्टिंग पिछले 2 सालों के अंदर देखी गई, उन 2 सालों में जो पॉडकास्टिंग एक पीक पर दिखाई दी, हर कोई पॉडकास्ट आ रहा है, हर चीज़ पे पॉडकास्ट आ रहा है, हर सेक्टर पर पॉडकास्ट लोग कर रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं, एक्सप्लेनर्स बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब एंडिंग की तरफ है। मतलब कि एक रिफॉर्म आएगा यहाँ पर, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, बहुत कम हो जाएगा, लोगों के इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाएंगे किसी और चीज़ पर। क्या ये भी होने वाला है जिस बात को आप कह रहे हैं, क्या उसमें ये क्लियर मैसेज है? ये 1.5 वर्ष पहले मैंने ये वीडियो दिया था, आई डोंट नो आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज़ आई है तो उस समय कैलकुलेशन लगाई थी मैंने कुछ, क्योंकि शनिदेव जी कुंभ राशि में वक्रगत हुए थे, मार्ग की स्थिति में ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। पॉडकास्ट भी ये तुषार वही चलेगा जहाँ पर कोई कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, समाज के लिए कुछ डिलीवरेबल्स जा रहे हैं। सिर्फ बोलने के लिए आप कुछ भी कह दें, रॉन्ग कैलकुलेशन दे दें, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। ओके। तो रही बात बॉलीवुड की, अब यहाँ पे थोड़ा सा मूवीज़ पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एंटरटेनमेंट मीडिया में वो सारे लोग साइड लाइन पकड़ लेंगे जो लोग समाज में कुछ दे नहीं रहे थे। बिकॉज मैं तो बहुत कम यूट्यूब देखता हूँ, बहुत रेयर कोई अच्छी सी न्यूज़। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कुछ खाने की वीडियो बना रहे हैं कि गंदे तरीके से खाना कैसे खाया जाता है। अब शनिदेव जी मीन राशि में है, रेवती को कनेक्ट करेंगे, क्या होगा? अब ये लोग सारे लोग इस टाइप के वीडियोस नहीं देखेंगे, ट्रांजिशन होगा, लोग पढ़ाई लिखाई में आगे आएंगे, अच्छा कंटेंट ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि नेचर का भी तो प्रभाव पड़ता है। ये टिप उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपना कंटेंट बना रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब रही बात बॉलीवुड की, अब देखिए ना, पिछले 5 वर्ष हो गए बॉलीवुड कोई बेहतरीन चीज़ नहीं दे पा रहा है आज भी मार्केट में। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं दे पाएगा, मे भी है, कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं जी। OTT में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आप साउथ को देखिए, कन्नड़, मलयालम, तमिल,
माय गॉड व्हाट ए काइंड ऑफ रिसर्च दे आर अभी डूइंग। 2 दिन पहले मैंने एक साउथ की मूवी देखी और उसको देखने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा आज भी साउथ में इतना प्यारा कंटेंट, इतनी प्यारी मूवी बनाते हैं। मैं मूवी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इतनी सिंपल और इतनी बेसिक प्लॉट पर वो पूरी स्क्रिप्ट थी, बट इतनी प्यारी मूवी थी। और बॉलीवुड में आप वहीं देखिए, आपको कहीं ना कहीं कॉपी चोरी दिख जाएगी। बॉलीवुड में क्या हो रहा है पता है कि भाई इस हीरोइन को मुझे अपना बनाना है, वही पुराना राजेश खन्ना exactly. शाहरुख खान वाला स्टाइल। हाँ। शाहरुख खान और राजेश खन्ना की कोई भी मूवी देख लीजिए, एक कॉमन चीज़ है कि दूसरे की गर्लफ्रेंड को अपना बनाना मूवी में, बिल्कुल। और साथ में एक फाइट सीन, गुंडे मारेंगे पीटेंगे, थोड़ा सा जमीन जायदाद का मुद्दा, और बाद में हीरो हीरोइन इकट्ठे हो गए तो कुछ फाइट सीन ऐड हो जाते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक। अब लोग ये बोर हो गए इन चीज़ें देख के। साउथ में एक मैंने मूवी देखी थी पीछे, किसी ने रेकमेंड किया था, कंतारा नाम था शायद मूवी का। माय गॉड, आई वाज थिंकिंग क्या बनाया है उन्होंने, व्हाट ए काइंड ऑफ प्रिसीजन, और इतना बढ़िया बेहतरीन कंटेंट, और कहाँ से निकाली हैं चीज़ें। तो देखिए, आप जब बड़े होना चाहते हैं तो आपको वो तप करना पड़ता है, तपस्या। बिल्कुल। देखिए, पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी, इसलिए मैंने 1.5 वर्ष पहले बताया था कि रिफॉर्म्स आएंगे। मीडिया चाहे वो बॉलीवुड हो, कोई भी हो, कंटेंट वही चलेगा जो समाज को कुछ दे पाएगा। एग्जैक्टली। ऐसे भी देवी देवता हैं कन्नड़, मलयालम, तमिल में, जो उन लोगों में से उनको भी नहीं पता, साउथ वालों को। आज साउथ वालों को भी पता चल रहा है कि हमारे और कौन कौन से देवी देवता हैं, बल्कि पूरा भारत जा रहा है वहाँ पे ये देखने के लिए, या मूवी देखने के बाद उन मंदिरों में, उन डिवाइन प्लेसेस में जा रहा है कि भाई देखें तो सही ये कौन सी पावर्स हैं ये, और जिनको देवताओं ने खुद वहाँ पे स्थापित किया था। नहीं पता लोगों को। देखिए, हम लोग अपनी धरोहर को आज भी नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग, अच्छे अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन्होंने इन चीज़ों को समाज में रखना शुरू किया है। अब जब अच्छी चीज़ रखेंगे और समाज को कुछ देखे जाएंगे तो वही तो चीज़ चलेगी यार। बिल्कुल। एक नई चीज़ देखने को, जानने को मिलती है लोगों को, तो वो ज़रा क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि जिस तरीके के साउथ के देवी देवता और मंदिर रहे, इन्हें एक समय पर ये माना जाता था कि पुराना अंधविश्वास है, पुरानी अज्ञानता है, वो एक कबीले की चीज़ है जो मतलब पुराने समय में डर और लालच की वजह से डेवलप हुई, और उस चीज़ को वो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जब मूवी आई तो लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, उनको उसकी वैल्यू समझ में आने लगी, और आज वो वैल्यू लोग देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। आपको लगता है ऐसी और मूवीज़ आने वाली हैं अगले साल में, या उसके ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट होंगे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स में कि ऐसी मूवी आए? देखिए, अभी जैसे देवगुरु बृहस्पति और अभी राजा बनेंगे अगले वर्ष 2083 संबत, मतलब मार्च 2026 की बात करें तो डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति मतलब ज्ञान, एजुकेशन, डिवाइन साइंस। अगले वर्ष मार्च 2026 से लेकर अप्रैल 2027 के बीच में ऐसी ही मूवीज़ आएंगी भारत में जो हमें हमारी धरोहर के साथ जोड़ेंगी, डिवाइन प्लेसेस के साथ जोड़ेंगी, हमारे पुराने देवी देवता जो आज भी साक्षात हैं, जिन्हें आज भी त्रिदेवों या शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी। हमारे जो जैनजिस ग्रुप हैं आज की डेट में, बच्चे हैं, डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड हमारे पास जो आ रही है आगे। लेकिन इन बच्चों को भी जब हमारी डिवाइन साइंस, हमारे डिवाइन देवता, जब उनके बारे में पता चलेगा तो दे कैन इंटीग्रेट बोथ द थिंग्स टुगेदर विद द न्यू थिंग्स एंड द ओल्ड थिंग्स। और देखिए, जब दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है तो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने शुरू में स्टार्ट में ही कहा था कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता है, उनका काम ही है एजुकेशन देना एंड रिफॉर्म्स करना, लॉ से संबंधित कानून, किसी भी तरीके से चीज़ें समाज में सुधार करना। तो वो तो चीज़ें आएंगी। जैसे बॉलीवुड में जो पुराना सिस्टम है, आप देखिएगा अगले वर्ष से जो बॉलीवुड में आज भी पुराने एक्टर हैं जो ज़बरदस्ती मसल बना लिए, कुछ स्टीरोइड ले लिया, इंजेक्शन ले लिए, एब्स थोड़े से मेंटेन कर लिए 10-20 दिनों के लिए, ठीक है, 50 दिन के लिए। आप सोचिए ना तुषार, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सुट्टा मार के कोई एब्स नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एकदम हाई एंड स्पोर्ट्स में रहा हूँ, आज भी बहुत हाई एंड स्पोर्ट्स करता हूँ। आप सुट्टे मार के एब्स बना ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। एग्जैक्टली। इतना एक्सपीरियंस है मेरा स्पोर्ट्स में। आप सुट्टे भी मार रहे हो, एब्स भी बना रहे हो, फिर आप इंजेक्शन मार के आप अपने मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, स्कैपुला का साइज बड़ा कर देते हो। कितने दिन के लिए करोगे? आप खुद मरीज बन जाओगे। आप समाज को क्या दे रहे हो? आप एक गुटके वाली एड्स आप मार्केट में लॉन्च करते हो, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? ये ऐसा नहीं चलेगा। कब तक चलेगा ये? तो ऐसे जितने भी एक्टर्स हैं 2026 के बाद देखिएगा गायब होना शुरू हो जाएंगे, लोग नहीं दिखेंगे मार्केट में, काम नहीं मिलेगा। नया टैलेंट आगे आएगा जो अभी एक एम्पायर क्रिएट हो चुका है बॉलीवुड में, जैसे कि किंग खान्स की बात कर लें, या
हम बात कर लें, जो अभी टॉप पर बैठे हुए हैं, जो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बेस लेवल से ऊपर तक आए हैं, बट अभी वो क्योंकि एक लॉबी बनी हुई है और वो लॉबी के अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको लगता है वो लॉबी ब्रेक डाउन होगी आने वाले समय में? जितनी हमारी भारत की राजनीति डिफिकल्ट नहीं है, उससे ज़्यादा बॉलीवुड बॉलीवुड की difficult लॉबी है। डिफिकल्ट है। क्योंकि बॉलीवुड को मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी क्लाइंटल है मेरी बॉलीवुड से, आज से नहीं, ऑलमोस्ट 2004-5 से, ओके। 2003 से, बल्कि जब मैं पुणे में पढ़ाई करके निकला था। आई हैव डन माय मास्टर फ्रॉम पुणे इन Okay. टेक्नोलॉजी, Okay. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि भाई, मैं एक सोचता था कि यार इतना तो सेंटर में, स्टेट्स में राजनीति नहीं होती जितनी बॉलीवुड में। मतलब सोचिए कि इतना बड़ा पार्टीशन कर दिया है आपने, लेफ्ट एंड राइट विंग। Exactly. लेकिन सोचिए आज लोगों को समझ नहीं आता है इसके ऊपर, इस राजनीति के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। आप देखिए, सुशांत राजपूत जैसे लोग थे, मर्डर कर दिया जाता है उन लोगों का। पता था कि भाई अगर ये 1-2 साल भी अगर ये व्यक्ति रह गया आप तो मानते हैं मर्डर था? 100% इट वॉज अ मर्डर, इट वॉज अ शेयर मर्डर। और भी उनके साथ जो यंग लड़के थे, आज भी उन्हें कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जा रहा है। और क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर इन्हें साइड लाइन नहीं किया जाएगा तो ये बॉलीवुड को खा जाएंगे, लॉबी शिफ्ट हो जाएगी। यस। देखिए, रही बात नीपो किड्स की, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कभी। देखिए, निपोटिज्म तुषार कहाँ नहीं चलता, हर इंडस्ट्री में चलता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों और को मुझे लगता है अगर टैलेंट है तो बुरा भी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड कई ऐसे निपो किड भी हैं बॉलीवुड में, दे आर डूइंग रियली ग्रेट, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो निपोटिज्म तो हर एक इंडस्ट्री में चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास टैलेंट कितना है। अगर होता है ना, अगर फैमिली में कोई एक्टर है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को जानता है, वही माहौल मिलेगा उसको। बिल्कुल। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कर नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली फिर उन लोगों को छोड़ भी देना चाहिए कि भाई आपको नेचर ने किसी और चीज़ के लिए बनाया हुआ बिल्कुल। है। लेकिन बॉलीवुड में जो चीज़ें चल रही हैं अभी भी, ये देखिए, इन्होंने ना, इनको इनकी राजनीति ने ही मार दिया। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे थे, समझदार थे, जी। जो बाय डिफ़ॉल्ट ओटीटी में आ गए। कई बच्चों ने अपनी छोटी छोटी मूवीज़ बनाकर यूट्यूब में डालनी शुरू कर दी। बिल्कुल। दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। 2027 के बाद देखिएगा कितनी बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है उनको। और जैसे मैंने कहा, नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये जो पुराने घोड़े हैं, ये अभी इनका वक्त ख़त्म हो जाएगा 2026 में। Okay. जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून 2026 को परमानेंटली आ जाएंगे, 1 वर्ष तक रह जाएंगे, तो पुराने लोगों की जो सत्ता, जो ज़बरदस्ती जो बबल बनाया हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, आज भी मूवीज़ देते हैं। मैं एक मूवी बताना चाहूँगा, पीछे मैंने देखी, तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़, इतना पैसा लगाया हुआ है। आप सोचिए, 2.5 घंटे की मूवी मैंने 15 मिनट में ख़त्म कर दी। फॉर्म में, भाई क्या है, स्पीड क्या देना क्या चाहते हो आप? कुछ पता ही नहीं चला। डिलीवरेबल कुछ तो दोगे, कुछ Exactly. ज्ञान की 4 बातें तो बिल्कुल। करोगे, कुछ तो सीखेंगे हम आपसे। कुछ नहीं मिला सीखने के लिए। मैं सोच रहा था कि अगर यही मूवी हॉल में देखी जाती तो इंसान सर पकड़ता था कि भाई मैं तो आया, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए, आपको डिलीवरेबल्स देने पड़ेंगे, समाज को कुछ मैसेज देना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगी मूवीज़ आपकी। कंटेंट में आपके वैल्यू एडिशन होना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा। अच्छा, अब लास्ट में मैं एक बार फाइनेंस मार्केट को फिर से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी पैसा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 सेक्टर्स होते हैं मोटे मोटे तौर पर, कि वो मेटल्स ले लें, यानी कि प्रीशियस मेटल में चलें, या सिल्वर गोल्ड ले लें। दूसरा होता है स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर दें। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इस तरीके की कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। चौथा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। 2026 किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है? तुषार, पहले तो हम इंडिविजुअल बेस की बात करेंगे। जो आपने है। क्वेश्चन पूछा उसमें इंडिविजुअल बेस भी आ रहा है, बिकॉज हर व्यूअर्स अकेला बैठा है इस समय बिल्कुल। घर पे, हमारे और आपकी बातें सुन रहा जी। होगा। तो ये बात पूरे लोगों की नहीं आ रही है कि 2026 में क्या करना चाहिए। डिपेंड ऑन योर ओन चार्ट। ओके। आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है कि आपका लक किस चीज़ में है। ठीक है। अब व्यूअर्स समझ गए होंगे मेरी बात सुन के। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 20 वर्षों से खूब तपस्या चल रही होगी, अच्छे अच्छे शेयर लेते होंगे, जो भी शेयर लेते होंगे वो डूब जाते होंगे। और अपने पड़ोसी को भी देखते होंगे कि यार ये बंदा शेयर लेता था 2 रुपये का, वो 2000 का हो गया है पेनी स्टॉक, और मैंने लिया था 500 रुपये का, वो उठ के 50 रुपये में आ गया। उसने ले ली है रोल्स रॉय और मैं अपनी पुरानी मारुति 800 पे चल रहा हूँ आज की डेट में। ये हो क्यों रहा है? बिल्कुल। डिपेंड ऑन योर चार्ट। आपकी कुंडली का 5th हाउस क्या कह रहा है? 5th हाउस का 8th, 11th, 9th, 2nd के साथ कनेक्शन क्या बन रहा है? नक्षत्रों का एक्सचेंज क्या हुआ है? सप्तभद्र चक्कर में क्या रेशो बन के आ रही है? ये बताता है आपको कि आपको अपना पोर्टफोलियो क्या बनाना चाहिए। ओके। और हमारे जैसे, क्योंकि आई एम ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जी। एंड मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की मेरी पकड़ है पिछले 25 वर्षों से। तो जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो हम उनके एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको गोल्ड इतना % लेना चाहिए,
आपको स्टॉक्स कौन सी इंडस्ट्री, स्टॉक में भी मतलब ये नहीं कि आप कोई सी भी स्टॉक ले लीजिए, आपको डिफेंस कितना पकड़ना है, एफएमसीजी कितना लेना है, ये सेक्टर अभी बढ़ेंगे जी। एआई को कितना आपको रेशो लेके चलनी है अपने पोर्टफोलियो में, एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कितना परसेंट ऐड करना है, बैंकिंग कितना परसेंट ऐड करना है, और केमिकल सेक्टर कितना ऐड करना है, शिपिंग इंडस्ट्री को कितना ऐड करना है। साथ में देखिए मैंने इंडस्ट्रीज़ भी व्यूअर्स को बता दी हैं, ये इंडस्ट्रीज़ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं आने वाले टाइम में, तो ये रेशो बताई जाती हैं। और अब इसमें ये भी है कि कौन से वाले शेयर्स लेने हैं। एग्जैक्टली कौन ये से नहीं सेक्टर से? ये नहीं कि आपने डिफेंस में कुछ भी उठा के बैठ गए हो और आपने मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर को बोल दिया भाई प्रशांत कपूर ने तो कहा था मंगल की महादशा आएगी तो डिफेंस भागेगा। 2032 तक 10 टाइम हो जाएगा, जो हो जाएगा, लेकिन सारे थोड़े नहीं हो जाएंगे, कुछ गिरेंगे भी तो सही, बिल्कुल। कुछ कंपनियां बंद भी तो होंगी जो गलत गलत काम कर रही होंगी, बिल्कुल। तो वो तो आपका या तो फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा या तो कोई हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर जिसकी डीप रिसर्च होगी वो बता देगा कि भाई ये वाले जो शेयर्स हैं ये काफ़ी बड़ा राइज देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये बनते हैं, क्योंकि दोनों दो वे होते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास स्टडी करने का। आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कि कंपनी किस समय फॉर्म हुई थी, कंपनी की कुंडली आगे क्या कह रही है, एंड दूसरा कंपनी का पोर्टफोलियो। साथ में हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट भी होते हैं जो बिल्कुल दोनों रिसर्च हम मिला के करते हैं। फंडामेंटल क्या करें, फंडामेंटल, ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजिकली देख लिया फंडामेंटल रिसर्च ही नहीं किया आपका, तो दोनों चीज़ों को ऐड करके देखना पड़ेगा, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियो में ऐड क्या करना है। बिल्कुल। सिल्वर कितनी लेनी है, गोल्ड कितना लेना है, आपको फ्यूचर लेना है, ऑप्शन लेना है, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, आपको कितना क्या रेशियो लेनी है जी। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 99% लोग डूब जाते हैं। इंट्रा डे करना है, डिलीवरी लेनी है, पोजीशन ट्रेड लेना है, तुषार जी हर बंदे का इंडिविजुअल चार्ट एक अलग केस बनता है। बिल्कुल। और वो अलग केस बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्टॉक मार्केट में रहना भी है, ये भी क्वेश्चन आता है कुंडली देखकर। ऐसे भी मेरे पास कई बार लोग आते हैं, व्हेन आई प्रोवाइड कंसल्टेशन, तो मैं बता देता हूँ कि भाई दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, आप कुछ और कर लीजिए, बिल्कुल। आप फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिजनेस का एक्सपेंशन किसी और तरीके से कीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर शेयर आपने लिया और मैंने लिया जी, और बराबर क्वांटिटी में आपने भी ले लिया मैंने भी ले लिया, अगले 10 वर्षों में ज़रूरी नहीं कि जितना पैसा मैंने उससे कमाया आपने भी उतना कमाया। हो सकता है कि आपका बीच में मन बदल जाए, आप बेच दें गलत टाइम पे आपने बेच दिया और मैं ना बेचूं, और सही टाइम पर आपको अचीवमेंट और आप मुझे बाद में करें यार प्रशांत जी मैंने तो बेच दिया था, भाई आप मुझे भी बता देते, देखिए आपका तो इतना 100 टाइम बढ़ गया और मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ गया था। यही तो है ग्रहों की चाल। ग्रह आपका वो कहते हैं ना मति माइंडसेट पैसा कर देंगे या मति भ्रम कर देते हैं, कई बार आप छोटे से प्रॉफिट में कई बार बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरी लाइफ के। ऐसे तो बहुत सारे अभी ट्रेडर्स होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने अपनी स्क्वायर ऑफ की पोजीशन वहीं से भाग गया मार्केट, भाग गया, और वो इस बात को कोसते भी हैं Yes. कि यार जब निकालता हूं तभी भाग जाता है मार्केट। अब जैसे मैं कंसल्टेशन देता हूँ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कुंडली से लोगों को बता देता हूँ कई बार कि वर्ष में अगर उनकी कुंडली में योग बना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से वो पैसा बेहतरीन कमा सकते हैं या पुट लेने से, क्योंकि फ्यूचर में बहुत पैसा बनता है। बिल्कुल। तो उन्हें हम ये बता देते हैं कि आपको वो कौन से दिन है वर्ष में या कौन सा समय है जब आपको कुछ नहीं करना है, बस चिल मारो, आप सिस्टम बंद करो, गाड़ी उठाओ या वर्ल्ड ट्रैवल करो, 4-6 महीने एंजॉय करो और साल में सिर्फ 3 से 4 महीने ही काम करो। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। ये नहीं आप पूरा वर्ष काम करो, रात को नंबर घूमते रहें, आप इंसोम्निया के पेशेंट बन जाएं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई, बीपी हाई, टेंशन में कि यार अब क्या होगा, आज तो मैंने 50 लाख गवा दिए, 5 करोड़ गवा दिए, अब कल कैसा दिन होगा, कल मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, आज सारे फंड्स तोड़ के सारा लगा देते हैं, कल पता चला कल फिर डूब गए। तो इस तरह से हमारे जैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर लोगों को एडवाइस देते हैं कि भाई आपको रहने कितने दिन है आपको इस मार्केट में। बिल्कुल। कई ऐसे भी क्लाइंट हैं मेरे जिनको मेरी एडवाइस होती है साल में मात्र 40 दिन ही मैं कहता हूँ कि भाई ये आपको दिन सूट करते हैं, अब आप देख लीजिए इन 40 दिनों में क्या करेंगे। और वो हमेशा बताते हैं कि उन 40 दिनों में वो बहुत बेहतरीन पैसा कमा के निकले हैं। अब वो कहते हैं बाकी दिन क्या करें, मैं कहा भाई बाकी अपना दिमाग लगाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो पैसा कमाया है उसका यूज़ करिए। यस, क्योंकि तुषार उपभोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सही बात है। प्रकृति के मैंने कुछ देखा है, कुछ लोगों को ना एक ब्लेसिंग्स नहीं, एक कर्स ही मानिए कि कई लोगों को देखा है मैंने, बहुत पैसा है लोगों के पास, उपभोग नहीं कर पाते वो लोग।
पड़ा है बिल्कुल। पैसा। किसी साल मुझे मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस साल तुम्हारा खर्चा बहुत होगा। जी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात यह है कि खर्चा होगा, इसका मतलब है मैं कमाऊंगा भी खूब। यस तो बिल्कुल। ठीक है, अगर खर्चा हो रहा है और अच्छी जगह हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खूब खर्च करूं, बस उतना आता रहना चाहिए। तो ये उपभोग वाली बात बहुत सही है आपकी। बाकी जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो घर में बैठ के इंट्राडे वगैरह करते हैं, डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन, उनके लिए मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि सबसे पहले 2-3 टिप्स एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, अपनी हेल्थ का ये लोग ख्याल रखें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली कम से कम जिम जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे खेलें। बिल्कुल। चाहे बैडमिंटन, स्क्वॉश, एनीथिंग बर्न करें, कम से कम 2 से 3 हज़ार कैलोरीज को बर्न करें। 6 घंटे की डेडिकेटेड जॉब होती है, लगातार बैठना। बिल्कुल। तो शायद ये लोग 9:15 बजे बैठते हैं सुबह, अगर भारतीय मार्केट की बात करूं, बिल्कुल। एंड 3:20 पे उठते हैं। सीट से उठ नहीं सकते ये लोग। बिल्कुल। 4 बड़ी बड़ी स्क्रीन सामने होती हैं इनके, बिल्कुल। एंड एकदम आइस फोकस कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे एक सिप सिप करके पानी निकलने, वॉशरूम भी नहीं जा सकते आप बीच में, क्योंकि अगर आप 30 सेकंड भी आप गायब हो गए तो धड़ाम कुछ भी हो जाएगा। नहीं, उसके बावजूद भी लक इतना ख़राब होता है कि आप उठे धड़ाम ना हो उठे जाता है। तो भी ख़राब हो जाता है, और सेहत इतनी ख़राब होती है। क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर इतना शूट अप होता है। जितना इन लोगों को मैं जानता हूँ, आज भी 30 वर्ष के लोगों को मैंने देखा है जो बॉडी एजिंग है वो 60-70 वर्ष जैसे लोगों की हो गई है इनकी, और पैसा अकाउंट में 500,000 करोड़ बना लिया है, लेकिन छोटे से सिस्टम में बैठे हैं। ना सुबह नहाते हैं, ना धोते हैं, ना पूजा, ना पाठ, ना स्पोर्ट्स, उठते ही ना कुर्सी गेम, पकड़ी। बस वो जंक फूड खा रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई कि ये कमाओगे किस लिए, कि क्यों बना रहे हो इतना पैसा जब आप उपभोग ही नहीं कर पा रहे हो, अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं सही रख बात पा है। रहे हो, कोई पैसे, कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का। तो एक मैसेज है ऐसे लोगों के लिए कि भाई पहले तो शरीर स्वस्थ रखो, क्योंकि जी। शरीर सबसे बड़ा धन है हमारा। अच्छा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ये कैसा रहेगा? प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत हाइक पे है कोविड के बाद से लगातार, इसमें आप देखते हो कुछ अच्छा अभी और राइज है या थोड़ा फॉल है? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर कोविड के बाद राइज हुआ था। उसकी प्रेडिक्शन हम पहले दे चुके हैं। अब लेटेस्ट प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। तो ठीक है। 28 जुलाई को मंगल की जो ट्रांजिट हुई थी कन्या राशि में, जी। अब ये ट्रांजिट बढ़ती जा रही है। अब मंगल अभी स्कॉर्पियो में भी चले गए हैं 27 अक्टूबर को अभी, और ये रहेंगे 7 दिसंबर तक। ठीक है। 28 जुलाई के बाद कोई माने या ना माने, ये वीडियो मैंने दिया था आज से 6-7 माह पहले, प्रॉपर्टी मार्केट टूटना शुरू हो चुकी है। ओके। अब बाकी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैसेज करना शुरू कर दें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, बिकॉज मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित, और ये सिलसिला चलेगा मिड अप्रैल तक। ठीक है। मार्केट अभी नीचे गिरेगी अभी, ठीक है। प्रॉपर्टी की मार्केट। तो 25 से 30% प्रॉपर्टी के रेट अभी करेक्शन होगी इसमें। ठीक है। तो जो लोग सेलर्स हैं, अब देखिए, जब सेलर बायर की डिमांड आती है मार्केट में तो सेलर बेचना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि भाई मुझे पुराना रेट चाहिए। अब पुराने रेटों से मिलेगा नहीं। और रही बात बायर्स, देखिए जब भी कोई नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, प्रॉपर्टी गिर रही है तो भी किसी को फ़ायदा है, बिल्कुल। तो किसी को नुकसान है, किसी को तो फ़ायदा होगा ही होगा ना बीच में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो इस समय बायर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि उन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, फॉर देम दिस इज़ द बेस्ट टाइम। घर जहाँ बना अच्छा रेट मिले आप ले लीजिए, कैप्चर कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है लेना है ले लीजिए, थोड़ा सा रुकना है तो जनवरी फरवरी तक ले लीजिए। अभी 10% 15% और तब तक रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ये है रियल स्टेट का रुख। लेकिन अगले वर्ष जैसे ही अगस्त का माह आएगा, अगस्त 2026, प्रॉपर्टी के रेट फिर राइज होंगे। ओके। यस। यानी कि अगर आप, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट ही करना है प्रॉपर्टी के अंदर तो नेक्स्ट ईयर तक रुक जाए, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक जो राइज है वो आप फिर से कैप्चर कर पाएंगे। देखिए, अभी ना वो टाइम चला गया। अगर हम भारत की बात करें, अगर कोई ये सोचे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, नहीं, ये कोई सही निर्णय नहीं होगा आज की डेट में कि आप मल्टीपल फ्लैट ले लें, रेंटिंग इनकम पर जाएं। शनिदेव जी मीन राशि पे, गुरु कर्क राशि पे, गाज गिरने वाली है। गवर्नमेंट कोई ऐसे नियम लेके आ जाएगी, भाई आपके पास 4 फ्लैट हैं तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, आपको रेंट इतना आ रहा है तो टैक्स आपका बढ़ जाएगा, ट्रबल लोगों के लिए ज़्यादा होगी। तो बेटर है कुछ और प्लानिंग कर लीजिए। और अगर फिर भी कई लोग ऐसे हैं, इफ़ दे आर रेडी टू पे टैक्स, और वो भी लीगल तरीके से, क्योंकि कई लोग आज भी कैश में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि भाई अभी गुरु जी आ गए हैं कर्क राशि में, मतलब आने वाले हैं पूर्ण तरीके से नेक्स्ट ईयर शनि मीन राशि में। अब मुझे याद है 2024 में वीडियो दिया था मैंने कि फरवरी 2025 के आसपास ओके। करेंसी में कोई नए रिफॉर्म्स आएंगे।
करेंसी 500 रुपये की भी टूटने की कगार पर होगी, और पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई थी मैंने कि करेंसी हो सकता है हमारे देश में ख़त्म ही हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। मुझे मालूम है अब आपके व्यूअर्स और पूछेंगे कि भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं। यही तो बात है जो हम बात कर रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर की, दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फरवरी 2025 के बाद ही भारत सरकार ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ओके। और 2026-27 में कब गाज गिरेगी पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि करेंसी फिनिश्ड फ्रॉम द मार्केट। ओके। आपको कोई ऐसे ऐप वगैरह सिस्टम दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारी डिजिटल करेंसी है, आ जाओ इस आरबीआई इज वर्किंग ऑन दिस। हाँ, सुना था मैंने न्यूज़, लेकिन अभी काम चल रहा है। कैसे करेंगे अभी कोई पक्का पता भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कैश भी तो है ब्लैक में। बिल्कुल। तो आने वाला जो समय है ना भारत में, वो ब्लैक वाला काम है ही नहीं। तो लोगों के लिए मैसेज है कि अगर ब्लैक मनी पड़ी है डाल दीजिए बैंक में, शांति से नींद लीजिए बढ़िया सी, इंसोम्निया भी नहीं होगा आपको। एटलीस्ट आधे से ज़्यादा पैसा बच जाएगा। 45% का आई थिंक रूल है, जहाँ आप उसको ब्लैक में वाइट में कन्वर्ट कर सकते कर दीजिए। बैंक को जाइए, सबमिट करवाइए, ITR फाइल करवा दीजिए कि भाई हमने पूरा वाइट बना लिया है, टेंशन क्यों पालनी है। सही बात। उसी पैसे को बढ़िया से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आज की डेट में वही पैसा आपका फिर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज है, क्योंकि अभी गुरु, अगले वर्ष गुरु, राजा, मंगल, सेनापति, करेक्शंस घरों के अंदर होना शुरू होंगी। ओके। ठीक है, सरकारें आपसे जो गलत चीज़ है वो खींच के ले जाएंगी। ओके, यानी कि अब आपका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये जो समय है वो लगातार और टफ होता जा रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। सो ये बहुत अच्छा समय है, अच्छा भी समय है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ख़राब भी समय है। तो रिफॉर्म्स जब होते हैं तो आपने कहा कि किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता ही है बहुत सारी चीज़ों में। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रेडिक्शंस की, तो अभी बिहार का चुनाव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, देश के लिए। लोग जानना चाहते हैं कि सेंटीमेंट्स किस तरफ जा रहे हैं। जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं, हालांकि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो वो पब्लिक सेंटीमेंट्स नेशनल लेवल पर मैच नहीं करते, यहाँ कुछ और होता है वहाँ कुछ और होता है। फिर भी बिहार को लेकर आपकी स्टडी क्या कहती है? तुषार, अब सेंटिमेंट कहीं पे भी चले जाएं, मैं एज ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर यही कहूँगा, जो मेरा कैलकुलेशन मेरी कहती है, जो मेरे पास एस्ट्रो डाटा बैंक से जो मेरे पास कुछ कुंडलियाँ आई हैं जी। अब कई बार कुंडलियाँ गलत भी होती हैं, लेकिन जो बेस है उसके ऊपर अगर मैं प्रेडिक्शन देना चाहूँ, अगर ये इलेक्शन बिहार के अगर सितंबर-अक्टूबर 2025 में हो जाते तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। अच्छा। वेरी डेडलीस्ट चार्ट, एंड उन्हें कोई गुरु नहीं मिला आज तक कोई अच्छा ऐसा गुरु जो कहीं आश्लेषा नक्षत्र को कनेक्ट करता हो 8th हाउस में मरकरी के साथ। जिस दिन उन्हें कोई ऐसा गुरु मिलेगा, या कोई आर्द्रा नक्षत्र कहीं लगन में सूर्य किसी का बैठा हो, ऐसा कोई गुरु मिल जाएगा। और अगर कहीं तेजस्वी को ऐसा गुरु मिल गया तो आने वाले 30 वर्षों तक उन्हें एज ए CM को हिला नहीं पाएगा बिहार की राजनीति से। ओके। डिपेंड करता है, कई बार राजनीतिज्ञ बड़े स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। बट मुझे नहीं पता उन्हें कि ऐसा कोई गुरु में अभी मिला है नहीं मिला है। लेकिन जो अभी की स्थिति चली हुई है नवंबर की, जैसे अभी नवंबर में रिजल्ट आउट होने हैं जी। उस हिसाब से अगर हम पूरा टोटलिटी में देखें, प्रशांत किशोर जी भी उतर आए हैं आज। बिल्कुल। कांग्रेस का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी ट्रबल है उनके लिए। राहुल गांधी जी की कुंडली में सर्वाष्टक में स्कोर टूटा हुआ है। ओके। ऐसा नहीं कि उनका स्कोर हमेशा ही खराब रहा है, कई बार वो अच्छे भी परफॉर्मेंस देते रहे हैं राज्यों में। इस समय नीतीश जी का फिर से दिखाई दे रहा है कि वो फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। बीच में चीफ मिनिस्टर चेंज होगा और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा 2026 में, फिर से ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। ओके। जी हाँ, तो यही। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाते तो तेजस्वी क्लियर कट वहां पर आपको CM दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी यादव एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब क्या भविष्य में आपको दिखाई देता है कि जो भविष्य है बिहार का, क्योंकि बीते 20 सालों में अगर मैं देखूं तो लालू, राबड़ी, नीतीश कुमार, यही एक क्रम चलता रहता था। अब भविष्य की ओर अगर मैं 20 साल देखूं, 25 साल देखूं, तो आपको भविष्य का नेता कौन नजर आता है? सो तुषार, अगर हम भविष्य की बात देखें तो चिराग पासवान एंड तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच में आने वाले समय में कांटे की टक्कर होने वाली है। कभी तेजस्वी यादव CM रहेंगे आने वाले समय में, कभी चिराग पासवान रहेंगे। जिसमें अगर योगों की बात करें तो चिराग पासवान के सितारे ज़्यादा बुलंद हैं। ओके। अब ये भी डिपेंड करता है कि इनके गुरु कौन हैं, क्या शिक्षा दी जाती है। देखिए, राजनीति में एक अलग तरह की शिक्षा होती है कि आपको खुद भी ट्रांसफॉर्म होना है, एंड आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता वैसी होनी चाहिए कि पब्लिक आपको लाइक करे जी। एंड उसके लिए आपके सूर्य का गुरु के साथ कनेक्शन होना, राहु का स्ट्रेंथन होना आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि राहु आपका इल्यूजन भी है, शैडो है, छाया है, और जब तक राहु का प्रभाव आप पब्लिक में नहीं दे पाएंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो है टेम्परेरी, माया जाल। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका होता है गुरु एंड सूर्य को स्ट्रेंथन करना। ओके। अब जो भी इसमें विजय प्राप्ति करेगा सत्ता उसी के हाथ में होगी। बट ये दो नेता ऐसे हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे। यानी कि लालू नीतीश जो दिखाई देती थी जोड़ी हमेशा से, वो अब भविष्य की अगर मैं जोड़ी देखूं तो वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी रहा करेगी, जहां पर कांटे की टक्कर आप देखने को मिलेगी। एक और मेरा सवाल है, आपने अभी प्रशांत किशोर का नाम लिया था। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आज से नहीं 2014 से तो खासकर लाइमलाइट में रहे। पहले मोदी जी के साथ थे, उसके बाद वो अलग अलग पार्टियों में गए, जेडीयू में गए, उसके बाद अभी खुद भी वो एक किंग बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो आपको उनके चार्ट के हिसाब से क्या लगता है, ये हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगे या कभी किंग की भूमिका में भी ये दिखाई देंगे? 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपनी पार्टी का डिक्लेरेशन किया था, आई थिंक शाम को 4:45 के आसपास। तो मैंने कुंडली भी बनाई थी, हमारे चैनल में मैंने कुछ विश्लेषण भी दिए थे, लाइव वीडियो दिया था उसमें मैंने। तो जो योग बने हैं इनके किंग मेकर बनने के ही योग बने हैं आने वाले समय में। अभी भी जो इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में, कहीं ना कहीं अभी इस पर फिर से ये किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। तो रही बात किंग बनने की, जनता सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ नई चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अब जो उनका चार्ट है वो भी हमारे पास आया है अभी नया, लेकिन ये नहीं पता कि वो चार्ट सही है या नहीं है। आप देखिए, जब तक हमारे पास सही चार्ट नहीं आएगा तब तक हम ये बता नहीं सकते कि क्या वो किंग बनेंगे या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली दो चार्ट अगर देखते हैं, तेजस्वी यादव एंड चिराग पासवान, इनके सितारे ज़्यादा मजबूत हैं। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा। अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर तेजस्वी यादव को ऐसा गुरु मिल जाए, आपने कुछ कहा था कि कोई नक्षत्र ऐसा आश्लेषा नक्षत्र का मिल जाए तो ये बात होगी। हमने शादी के लिए कुंडली मिलाते हुए तो देखा है, गुरु ढूंढने के लिए भी कुंडली मिलाना चाहिए, ये थोड़ा पहली बार सुना मैंने। तुषार, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं मुझसे सर्विसेज लेते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता किसी का, बिकॉज ज्योतिष में कुछ नियम है एग्जैक्टली कि आपके पास कोई आता है, कई बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको मैं कंसल्टेशन देता हूँ, आप किसी के साथ मेरा फोटोग्राफ नहीं देखेंगे पब्लिकली, बिकॉज हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है। हमारी फील्ड में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की लॉबी में और कोई थोड़ा सा कोई सेलिब्रिटी हमारे पास आ गया तो सबसे पहले हम काम बाद में करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं ताकि हमारी मार्केटिंग हो सके। तो एक मेरा मैसेज भी है उन ज्योतिषियों के लिए जो यंग हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि पहले आपको देना पड़ेगा, आप देंगे और आप में वो थोड़ा सा एक एटीट्यूड होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर नॉलेज। आप देते चले जाएंगे, लोग खुद आएंगे आपके पास एक समय में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और वो तब होता है जब आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज भी याद है, हम एग्जाम्पल लेंगे राज ठाकरे का जी, महाराष्ट्र सभी जानते हैं। उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था मैंने 2020 में। ओके। आज भी जब मैं बड़े नेताओं की बात करता हूँ जो बहुत ही पावरफुल, जिनके डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, तो राज ठाकरे जी की कुंडली, सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट चार्ट। बट यू नो, आई एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ कि माय गॉड व्हाट ए चार्ट इट इज़। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनके चार्ट पे काम कर सके, और उनको टिप दिया था मैंने 2020 में, कुछ विश्लेषण किए थे, ये हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में उनका वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने विश्लेषण किए थे। उन दिनों में मैं नया यूट्यूब में आया था, मैं भी, हो सकता है भाषा मेरी उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी या तरीके उतने अच्छे नहीं थे बात करने के, क्योंकि होता ना, जो शुरू में आते हो तो यू नॉट अवेयर कि बात कैसे करनी है। बिल्कुल। तब मैंने, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मेरे सही हैं। उस समय उन्होंने टिप दिए थे मैंने कि पार्टी का नाम बदल दें, कुछ और कॉम्बिनेशन टिप्स दिए थे, अगर ये कर लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति से इन्हें हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब यही तो चीज़ें हैं तुषार, अगर कोई इन्हें फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो किंग मेकर नहीं, किंग बन के रह जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जिद में आ जाएंगे कि भाई मैं तो लोकल राजनीति करूँगा, मैं तो सिर्फ मराठी बात की राजनीति करूँगा, या मैं सिर्फ अपनी एक जो लोकल पार्टी के नाम के साथ ही चलूँगा। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम बेंचेस का निर्माण करते हैं। ओके। एंड यही कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी का भी नाम है, के साथ चलती है कि कोई पार्टी बननी है तो किस समय बनाई जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसी वो कोई सर्विसेज ले लेते किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आज वो सीएम होते थे महाराष्ट्र के। अब टिप्स तो होते हैं ज्योतिषियों के पास, फॉलो तो आप ही को करने हैं। अखिलेश यादव जी की बात ले लेते हैं, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज भी जब मैं उनके प्लैनेट्स की बात करूं, कन्या लगन के व्यक्ति हैं, एंड यू नो, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठना
बहुत कुछ सीखते हैं आप उनके साथ बैठ के और मिल के। बिल्कुल। कभी मे भी जो व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया में, देखिए कई लोग तो ऐसे उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है, राहुल गांधी के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं, बट मैं लोगों को कहता हूँ घर में बैठ के ना किसी के बारे में बोलिए मत, या तो राहुल गांधी के मुकाबले का ना कद बना के दिखाइए पहले आप। बहुत आसान है बोलना, डायनेस्टी में जो उन्हें मिला है आपको नहीं मिला है, सिर्फ आप बातें बना सकते हैं और मर्यादा किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। ज्योतिषी लोग भी ऐसे गलत बातें कहते सही हैं, बात है। नहीं बोलनी चाहिए। अखिलेश यादव एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, जब वो सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के, अगर वो अपनी एजुकेशन के तरीके से चलते थे, अपने सिस्टम से चलते थे, एक नया जो रिफॉर्म ला रहे थे राजनीति का, अगर वो अपनी परिवारवाद की नीति से नहीं चलते थे, अपने जो डायनेस्टी में जो लोग चल रहे थे, चाचा दादा फादर, उनकी सुन लेते थे लेकिन अपने मन की करते थे, बहुत मुश्किल हो जाता था उन्हें उत्तर प्रदेश से हिलाना। तुषार, तो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं। और रही बात अखिलेश यादव के बारे में बोलना, देखिए एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा गणित सही है, बट अगर ऐसे मैं नॉर्मल सिविलियन की बात करूं तो अखिलेश यादव का मेरे जैसे लोगों से कद बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अखिलेश यादव के साथ आज बैठना, डिबेट करना, कम्युनिकेशन करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बड़े बड़े नेता आज की डेट में जो है वो भी नहीं कर पाए। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मेरा कोई डिबेट हो, मैं तो फिर मुझे 2 मिनट में फेल कर देंगे, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा उनके सामने। लेकिन मैं उन बड़े बड़े नेताओं की बात करना चाहूँगा जो डिबेट में मास्टर मानते हैं अपने आप को। नहीं कोई डिबेट कर सकता आज अखिलेश यादव के सामने, ही इज सो स्किल्ड। सिमिलरली राज ठाकरे, डिबेट नहीं कर सकता कोई इनके साथ। मुझे आज भी याद है, मैंने एक अर्णव गोस्वामी का एक इंटरव्यू देखा था, छोटा सा 6-7 मिनट का वो क्लिप था, यूट्यूब पर है, बहुत लोगों ने देखा। यस, अर्णव गोस्वामी वाज ट्राइंग टू मेक हिम रिएक्ट। राज ठाकरे एकदम कूल एंड सेकंड हाउस में जो मंगल के नक्षत्रों का प्रभाव, आवाज़ में वो सुदृढ़ता, पराक्रम एंड पराक्रम की एक प्रकाष्ठा एंड एक इंटेलिजेंस एंड स्टबनेस आवाज़ में, ना तो क्रोध दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है। एंड जो लोग कम्युनिकेशन के लेक्चर्स देते हैं, आई शुड से कि उन लोगों को वो 6 मिनट का क्लिप देखना चाहिए, क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं 6 मिनट के वीडियो में, वो ना सीखने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते लोग। वो अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि नहीं, अर्णव गोस्वामी को राज ठाकरे ने हरा दिया है। कम से कम सीखो तो सही उस 6 मिनट के कम्युनिकेशन में कि वो क्या था। बिल्कुल। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है, जो यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो 6 मिनट का वीडियो जब सुनेंगे ना, तो वो सारे ग्रहों को उनके साथ कनेक्ट करेंगे, हर ग्रह की गतिविधियों को उस 6 मिनट के क्लिप के साथ जोड़ेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, उस कम्युनिकेशन से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि हमारे देश में ना बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। ये वो लोग हैं जिनको आप ना हरा नहीं सकते आप बातों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नई जनरेशन की आपने बात की, नए एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर टिकी है भविष्य में ज्योतिष को कैसे देखा जाएगा। जैसे अभी मैं एक जिक्र कर लेता हूँ, बात चली है तो अभी गोविंदा जी की पत्नी है सुनीता आहूजा, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि ये जितने लोग पूजा कराते हैं, जितने ये एस्ट्रोलॉजर्स को भी वो उसमें शामिल कर रही हैं कि ये 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेते हैं, पूजा कराते हैं, उपाय बताते हैं। मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो खुद राजा नहीं बन जाते, ये हमें राजा बनाने के उपाय बताते हैं, मैं नहीं मानती हूँ, और कुछ और उन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। ये जो इमेज है, मैं कहता हूँ कि उनका मानना या उनका सोचना पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बदनाम किया भी है इस सेक्टर को अंदर, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर्स को, इस जमात को गंदा भी किया है। लेकिन आपको लगता है कि नई जो पौध आ रही है, जिनके कंधों पर एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की एक जो जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी की जिम्मेदारी है, वो सही डायरेक्शन में है? तो सुनीता आहूजा जी ने जो ज्योतिषियों के बारे में बात कही है, पूरी लॉबी के बारे में, सुनीता आहूजा गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो तकलीफ़ में है। आई एम श्योर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या 2-4 पंडितों के पास कभी गई होंगी, अपने लिए प्रेडिक्शन ली होंगी, चीज़ें सही नहीं होंगी। तो होता है ना, जब आप जा रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, गलत पे गलत होता जा रहा है, तो आपको उस डिवाइन साइंस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। तो मेरी सिंपैथी है उनके साथ कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है इस डिवाइन साइंस को लेकर। जब गलत होता है तो डेफिनेटली वो आपका ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि ये साइंस है ही नहीं, इट्स फ्रॉड। अब जो आपने बात कही कि आजकल के जो युवा, तुषार, थोड़ा सा युवाओं को आज समझना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, कोई ज्योतिष का कोर्स करता है, उसका एक ही टारगेट होता है कि उसे फेमस होना है।
ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि फेमस होने के लिए आपको वो डिलीवरेबल्स देने पड़ेंगे आपको समाज Exactly. में, आपको कुछ रिफॉर्म्स करवाने पड़ेंगे आपको। और सबसे पहला टारगेट होता है यंग एस्ट्रोलॉजर्स का कि उन्हें पैसा कमाना है। और आज भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पुराने, वो आज भी कहते हैं कि सर हम पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं। तो मेरी सबके लिए गाइडलाइंस होती है कि जब भी आप ज्योतिष सीखो तो एक एक्स्ट्रा साइड बिजनेस हमेशा लेके चलो। आपका फोकस होना चाहिए उस बिजनेस में कि उससे पैसा कैसे बनाएं। ज्योतिष को एक पैशन की तरह लेके चलो, एक स्पिरिचुअलिटी की तरह लेके चलो। और जब पैसा आना होगा तो ज्योतिष से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, डोंट डिमांड। और ऐसा ज़रूर वक्त आएगा कि जब आपके पास समय ही नहीं होगा समाज में बड़े बड़े व्यक्तियों को देने के लिए भी। पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही है, लेकिन पहले देना तो पड़ेगा ना तुषार। अगर मैं अपनी बात भी करूं, 2020 तक ऑलमोस्ट मैंने फ्री कंसल्टेशन दी है, अनपेड कंसल्टेशन। पता नहीं कितनी ही कुंडलियाँ एक एक दिन में। कुछ मैं क्लब हाउसेस में, कुछ डिवाइन साइंस प्लेसेस में बैठ जाता था, सुबह 7 बजे बैठता था, शाम तक 400-500 कुंडलियाँ देख लेता था। अभी मुझे मालूम है कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे 500 कुंडलियाँ एक दिन में कैसे देख लेंगे। भाई एक आपके साथ आदमी बैठा है, मैं कुंडली देख रहा हूँ 2-2 मिनट में, फटाफट बताते जा रहा हूँ भाई ये उपाय बताते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो फीस, लगातार चीज़ें चलती जा रही हैं। तो दिया बहुत कुछ है मेरे जैसे लोगों ने भी। और आज वो वक्त आ गया है कि आज 1-1.5 साल का वेटिंग पड़ा है लोगों का कंसल्टेशन लेने के लिए, समय ही नहीं है देने के लिए। तो एक मैसेज है युवा के लिए कि भाई पहले पढ़ाई करो, कोशिश करो, आपने केस स्टडीज़ देखो कि जिन लोगों के लिए आपने काम किया है कितने लोगों के काम बने हैं। एंड आपका टारगेट 100% डिलीवरेबल्स में होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतनी परसेंट एक्यूरेसी देते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल ही दूंगा, बिकॉज बेंचमार्क तो मैं खुद को करूंगा तुषार। आज भी जो मेरे डिलीवरेबल्स हैं, जो मार्केट में जो लोगों के काम बने हुए हैं, 99.93% लोगों के काम बन रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो 0.07% है, ऊपर से साक्षात गॉड शिवा भी आ जाए ना, वो भी उनका काम नहीं बना सकते। बाकी आप समझ गए होंगे क्यों नहीं बन सकता उनका काम। सो थैंक यू वंस अगेन, आप आए और बहुत सारी प्रोडिक्शंस पर हमने बात की है, अलग अलग सेक्टर्स पे हमने बात की, जिससे कि सभी के लिए ये पॉडकास्ट जो है वो रेलिवेंट रहे और एक कॉमन मैन इससे एक फ़ायदा उठा सके। सो अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी प्रशांत सर डेली अपने चैनल पर लाइव आते ही हैं, तो आप वहाँ पर भी ये लोग आपसे सवाल कर सकते हैं अगर इन्हें कुछ पूछना हो। सो वंस अगेन थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए और बहुत सारे प्रोडिक्शंस के लिए। अगर आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से बोलिए। व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि कई लोग ये पूछते हैं कि 2026 में ये कौन से उपाय किए जाएं। ग्रहों के बारे में कई लोग उपाय पूछते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं कि आपको ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत है। तो एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत ही दिल से मैसेज, जी, दिमाग से नहीं जी, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर उन चीज़ों को लोग कर लेते हैं तो शायद ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है आप ये भी कहें कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कंसल्टेशन चाहिए। जी नहीं, मैं ऑलरेडी ये बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी देता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रकृति को कुछ तो देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। देयर आर फ्यू फंडामेंटल्स, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक न्यूट्रल रेमेडीज़ खुद ही कर सकते हैं। देखिए तुषार, प्रकृति के नियम हैं, आप आए हैं संसार में, आपको कुछ तो दे के जाना पड़ेगा। प्रकृति से जो लिया है ना, वापस तो देना पड़ेगा आपको। कुछ मुझे रील्स भेज रहे थे कुछ दिन पहले कुछ लोग, कि कोई कह रहा है कि इससे धो लीजिए तो ये हो जाएगा, इससे ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। सिंपल रेमेडीज़ हैं 9 ग्रहों की। सूर्य किसी का कमज़ोर है, अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, पिता की सेवा कीजिए। आप अपने फादर की बात मानिए। अगर उनकी बातें पसंद नहीं आती तो भी कम से कम हाथ तो मिला दीजिए, दिल तो मत तोड़िए। और या तो सूर्य की पूजा कीजिए। चंद्रमा के लिए माता समान जो महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए। अगर आपकी माँ है तब तो बहुत अच्छी बात है, माँ को जवाब मत दीजिए। चंद्रमा की पूजा कीजिए। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए जी। बुध के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं आप, या तो नीम के पेड़ लगा दीजिए। देवगुरु बृहस्पति और शनि देव जी के लिए पीपल के पेड़ लगा दीजिए। शुक्र के लिए आप गाय को खाना खिला दीजिए। एंड राहु के लिए इल्यूजन जो राहु का है जी। इससे अगर बचना है तो राहु का जो तोड़ है ना, देवगुरु बृहस्पति के पास है। अच्छा। और केतु तो वैसे ही बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो राहु केतु के इल्यूजन से बचना है तो तामसिक चीज़ों से बाहर आ जाइए और सात्विक बन जाइए। नॉन वेज, मांस, शराब, अंडा, मीट, इन चीज़ों से टोटल बाहर जो लोग आ जाते हैं, 50% ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं जी, पेड़ों से ले रहे हैं। बिल्कुल। प्रकृति के लिए जंगलों में जाके कुछ पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। अगर तुषार ये सिंपल रेमेडीज़ भी लोगों ने करने शुरू कर दी ना, जो लोग कहते हैं कि अगर हम ज्योतिषियों के पास नहीं जाएं तो क्या ज़िंदगी नहीं चलेगी,
क्या अगर ज्योतिष नहीं होता तो क्या ज़िंदगी नहीं चलती थी? तुषार, तो भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती थी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि ज्योतिषी हैं और ज्योतिष है तो ही ज़िंदगी चलेगी। बिना ज्योतिष के भी लाइफ बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और अगर ज्योतिष नहीं होता तो भी खूबसूरती होती थी ज़िंदगी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें ग्रहों से ना भी जोड़ें तो प्रकृति से जो लिया है ना, प्रकृति को दे दीजिए। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप बहुत खुश रहेंगे। तो यही मैसेज है मेरा व्यूअर्स के लिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपका, और प्रकृति से जुड़ना भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समय है अभी हम जैसे एनसीआर में बैठे हैं, हम पोल्यूशन की बात करते हैं। आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही मौसम था, ऐसी ही सर्दी थी, ऐसा ही सब कुछ था, नहीं था तो बस एक चीज़ नहीं थी कि हम प्रकृति को ख़राब कम कर रहे थे और सुंदर बनाने के लिए पेड़ ज़्यादा लगा रहे थे, हम हरे भरे जंगल बना रहे थे, कंक्रीट के जंगल नहीं बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब बदलती हैं तब पहाड़ नहीं दरकते थे, क्योंकि तब हमने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर ब्लास्टिंग नहीं की थी, पेड़ नहीं काटे थे। आज हमने किया तो प्रकृति अपने हिसाब से हमसे डील कर रही है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि प्रकृति का साथ दीजिए, प्रकृति के हिसाब से बनिए। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए। थैंक यू तुषार, एंड व्यूअर्स के लिए सुनने के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।